Hello and welcome to Raj Malhotra's IAS. So in last few days, you have probably heard way too much about India and Canada diplomatic relations and the highs and lows of the India-Canada relations. So in today's lecture, what we are going to discuss is about the Khalistan movement and what this all fuss is about between India and Canada. So the saga between India and Canada started when the Canadian Prime Minister Justin Trudeau accused India of involvement in the killing of Hardeep Singh Nijjar. Now, Trudeau in his parliament stated that there were credible allegations. Now, the word he mentioned was credible allegations of Indian involvement in the killing of Nijjar. So, from here, this entire diplomatic fuss started when Canada expelled one of India's senior diplomat, and there, in the international relations terms, it is known as persona non grata. That means you are not welcome. And in reply of that, India also expelled one of Canada's diplomat from India. So this entire fuss started by the allegations that were levied by the Canadian Prime Minister against India. So today in this video, we have Dikshant sir with us. So he teaches with us internal security, as you all know, and anthropology optional. So in this video, sir, we are here to know more about this Khalistan agitation and the Khalistan movement. So my first question is that can you give to our aspirants a brief idea, brief introduction about Khalistan? सर देखो खालिस्तान द इशू इटसेल्फ इट कैन बी लिंक्ड टू प्री इंडिपेंडेंस एरा. इंडिपेंडेंस एरा में ड्यूरिंग पार्टीशन इस इशू के अंदर और ज़्यादा आप बोल सकते हो कि वेटेज देखने को मिली और ज़्यादा डिमांड्स बढ़ती हुई दिखी. बट इसका एक्चुअल जो हाइप क्रिएट हुआ है वो हुआ है ऑलमोस्ट 1970s के एंड में. 80s में ज़्यादा प्रोमिनेंट हुआ. 80s और 90s में इनफैक्ट इसकी जो आप बोल सकते हो कि जो फुल स्केल पे ये जो प्रॉब्लम थी वो पहुंची. नाउ सर देखिए, सिंपल टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू पुट इट वेरी क्लियरली, ये एक आर्म्ड सेपरेटिस्ट मूवमेंट देखी जाती है जिसमें सेपरेटिज्म की डिमांड रही है. और ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया में, सिर्फ इसी एरिया में देखी गई है. इंडिया हैज़ विटनेस्ड दीज काइंड ऑफ मूवमेंट्स, लेट्स से इन जम्मू एंड कश्मीर इट हैज़ बीन विटनेस्ड. नॉर्थ ईस्ट में आई कैन गिव यू सो मेनी एग्जाम्पल. सर बोडोलैंड का एग्जाम्पल ले लो, कमातपुर का एग्जाम्पल ले लो, दीमा राजी का एग्जाम्पल ले लो, नागालैंड का एग्जाम्पल ले लीजिए. सो ऑल दीज सेपरेटिस्ट मूवमेंट जहाँ पर एक सेपरेट नेशन की डिमांड रह रही है, उसी नेचर की डिमांड खालिस्तान के इशू में से भी निकल के आई है. फॉर एग्जाम्पल द लैंड ऑफ प्योर स्पेसिफिकली फॉर अ पर्टिकुलर कम्युनिटी और अ पर्टिकुलर रिलीजियस बैकग्राउंड, इस डिमांड के कारण हमने यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट देखी है स्टेट एक्टर्स की भी. फॉर एग्जाम्पल बहुत बार इंटेलिजेंस एजेंसीज ने हमें बताया है कि इसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट रही है. देयर हैव बीन सेवरल ग्रुप्स विच हैव बीन फॉर्म्ड अंडर दिस बैनर, जो कि इस डिमांड को और ज़्यादा वायलेंटली आगे लेकर आते हैं गवर्नमेंट के सामने. एंड सर 90s में इस डिमांड की आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा जो पंजाब रीजन से बाहर निकली है डिमांड. एंड आई वुड लाइक टू नेम जगजीत सिंह चौहान, जो यहाँ से बाहर इस डिमांड को लेकर गए. कनाडा में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ में इस डिमांड के बारे में बात करी गई. इनफैक्ट सर आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ द एस्पिरेंट्स विल बी अवेयर, बट न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर डिमांड रखी गई थी. न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार के अंदर ये बताया गया था कि खालिस्तान विल बी अ न्यू कंट्री. सो ऐसी सारी बातें हुई, बाहर से डोनेशन ड्राइव चलाई गई. सो ये जो सर एक इंडियन प्रॉब्लम थी या एक इंडियन इंटरनल इशू था, ये ग्लोबलाइज कर दिया गया. एंड अब जब हम अब की सिचुएशन देख रहे हैं, उस इशू के रिपरकशंस कैसे इंटरनेशनल रिलेशंस पे आ रहे हैं, दिस इज समथिंग न्यू फॉर अस. बिकॉज हमने देखा तो है कि इंडिया कनाडा के रिलेशंस स्ट्रेन होते रहे हैं. इंडिया ने काफ़ी बार आई थिंक कनाडा से ये मांग रखी है कि आप एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को रोकिए. बट देन ये डिमांड अब इस बार रिसेंट टाइम्स में थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई है. सो दैट इज़ व्हाट इन ब्रीफ आउटलाइन व्हाट खालिस्तान इशू इज़. तो सर आपने जैसे बोला कि कनाडा में ये डिमांड बढ़ गई है इंटरनेशनल भी, तो अब आप क्या इस बारे में बता पाएंगे कि क्यों कनाडा स्पेसिफिकली इस टाइम के ऊपर, कि जैसे हम निज्जर की बात करें जिसके ऊपर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने बात की और वो इंडिया के लिए डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं. करेक्ट. हमारे देश ने एक लिस्ट जो निकाली थी उसमें ही इज वन ऑफ द मोस्ट वांटेड और डेजिग्नेटेड टेररिस्ट. बिल्कुल सर. तो ऐसा क्या हुआ कनाडा में कि कनाडा इज नाउ इवन एबल टू टेक रिस्क अगेंस्ट द इंडियन फोर्सेज और इंडिया सिर्फ इस मूवमेंट की वजह से? सर आई पर्सनली फील सर ऐसे इश्यूज में ना बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एजेंडाज जो हैं उनको फुलफिल करने के पीछे काफ़ी सारे स्टेप्स लिए जाते हैं. दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ यूनिक टू कनाडा. ये हमें इंडिया के अंदर, इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर भी देखने को मिलता है. हमें यही इश्यूज हमें पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे देखने को मिलते हैं. सो सर सेवरल कंट्रीज यूज दीज इश्यूज फॉर पॉलिटिकल गेन्स. तो हो सकता है इसके पीछे कोई पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है कुछ वोट बैंक पॉलिटिक्स का कुछ इसके अंदर रिलेशन हो सर. बट इट इज़ वेरी सून टू से. अभी वो चीज़ आई थिंक इट विल टेक अस सम टाइम टू गेट टू दैट लेवल के एक्चुअल इशू है क्या और ये मुद्दा इस टाइम पे क्यों उठाया गया. अब जैसे ही सर ये बात हुई खालिस्तान की, या जैसे ही इंडिया कनाडा रिलेशंस के अंदर स्ट्रेन देखने को मिला,
हमें इमीडिएटली दिख रहा है सम रिस्पॉन्सेज कमिंग फ्रॉम यूएस, रिस्पॉन्सेज और स्टेटमेंट्स कमिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो अब ये इशू सर एक्चुअल में कनाडा इंडिया का तो रहा ही नहीं, और स्पेसिफिकली मुद्दा जो पंजाब का है वो तो बिल्कुल भी लाइमलाइट में नहीं है। सो नाउ लाइमलाइट में इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस ये सब आ चुके हैं। तो हाउ कैन इट इम्पैक्ट सर इंडिया कनाडा रिलेशंस, थोड़ा सा आपके एंगल से, इंटरनल सिक्योरिटी के अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस के एंगल से, और स्पेसिफिकली हाउ कैन इट इम्पैक्ट द इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिक्स? देखो सर, अब इसमें आपने रिलेट कर ही दिया तो मैं बता ही देता हूँ एक्सपीरियंस को, कि अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें या इंडिया कनाडा की बात करें, तो सर ने जो 2-3 बातें करी उसमें मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि जो जस्टिन ट्रूडो हैं वो इस टाइम पे इलेक्शंस फेस करने वाले हैं अगले साल। अब उनका जो सर्वेज अगर हम देखें, जो कनाडा में पॉलिटिक्स की बात चल रही है, तो उसका उनकी स्टैंडिंग बहुत वीक है। और वो एक तरह से ये वोट बैंक पॉलिटिक्स को ही प्ले कर रहे हैं, जो बहुत सारे लोगों ने एलिगेशन लगाए इंडिया में। जैसे हमारे देश में अगर इंटरनेशनल रिलेशंस स्कॉलर्स की बात करें या पॉलिटिकल लोगों की बात करें, तो उन सब ने उन्होंने एकजुट होकर यही रिस्पॉन्स दिया है कि ये अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। अब अगर कनाडा में देखें तो जो सिख पॉपुलेशन है वो बहुत मिनिस्क्यूल पॉपुलेशन, 2 से 3% की पॉपुलेशन है, और उसमें भी ऑब्वियसली ये नहीं है कि सारे के सारे जो हैं वो इस एंटी इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। तो वो कुल मिला के आते हैं आपके उस 2-3% में जो टोटल पॉपुलेशन है उसके भी 2-3% ही लोग ऐसे होंगे जो वहां बैठ के उनको लग रहा है कि पंजाब अभी भी वहीं खड़ा है, इंडिया भी वहीं खड़ा है जो 1970s या 80s में था। हर कंट्री की एवोल्यूशन में कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारे देश में भी आए, पर हम या पंजाब जो है उस चीज से बहुत ज्यादा आगे मूव कर चुका है रिसेंटली। अब तो बहुत ही ज्यादा हमें चेंज पिछले 20-30 साल में बहुत ज्यादा हमने चेंज देखा है। जैसे अभी रिसेंटली मैं उसी चीज पे अगर वापस इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आऊँ तो स्पेसिफिकली रिसेंटली हमने जैसे 2021 में खालिस्तान 2020 रेफरेंडम की बात हुई थी, उससे पहले हमने अमृतपाल का इशू देखा, रिसेंटली विटनेस किया। उससे पहले फार्मर प्रोटेस्ट के लिए भी बोला गया कि फार्मर प्रोटेस्ट की आड़ में इस चीज़ के मुद्दे को फैलाने की बात हुई थी। तो सर ऐसा तो नहीं है कि ये मुद्दा दब चुका है इंडिया में भी, बट देन इस मुद्दे को इस लेवल पर पहुंचा देना, इसमें आपको क्या लगता है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? सर इसमें ऐसा है कि इंडिया में तो ये मुद्दा देखो दबने की बात नहीं है, बात ये है कि थोड़े बहुत एंगल्स तो एलिमेंट्स तो रहते हैं, पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या है कि चाहे हमारी सोसाइटी हो चाहे हमारी गवर्नमेंट हो, तो उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है इस मुद्दे को सेटल डाउन करने के लिए, और जिसके लिए हमारी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा एक तरह से कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहिए लोगों को, किस तरह से उन्होंने इसको एक्टिवली या प्रोएक्टिवली इसको खत्म करने की कोशिश की है। एवरी गवर्नमेंट सिंस 1990s एंड स्पेशली दिस गवर्नमेंट, जैसे उन्होंने अमृतपाल वाले मुद्दे को एकदम हैंडल करा और कितनी प्रोएक्टिवली उन्होंने सबको अरेस्ट करा। अगर हम बात करें वापस कनाडा की, तो कनाडा में क्या है कि सर कनाडा ने एक रिस्क लिया है दैट कनाडा हैज ट्राइड टू जियोपर्डाइज इंडिया कनाडा रिलेशंस। अब ये जो जैसे आपने फार्म मूवमेंट की बात करी, तो पहला ये प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट हो गई थी कि फार्म मूवमेंट में कनाडा ने ओपनली सपोर्ट कर दिया था। जी। ऐसा जनरली इंटरनल मूवमेंट्स होती हैं, प्रोटेस्ट मूवमेंट था, उस प्रोटेस्ट मूवमेंट को इंटरनेशनल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, वो भी कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, बल्कि जबकि वहां पे जब ट्रक एजिटेशन हुआ तो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने वहां पे अपनी हिपोक्रेसी दिखाते हुए एक तरह से इमरजेंसी लागू कर दी एंड ही बेसिकली फ्लीड फ्रॉम हिज प्लेस। तो वो एक प्रॉब्लम है, एक क्या कहते हैं आयरनी है सिचुएशन की। पर हाँ, और दूसरा जो आपने पहले सवाल पूछा था विद रिस्पेक्ट टू यूएस एंड द अलायंस कनाडा यूएस यूके इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिक्स के, तो उसमें क्या है कि कनाडा ने, क्योंकि कनाडा यूएस यूके फ्रांस इन सब कंट्रीज का अलाय है, तो उन्होंने एक 5 अलायंस सिस्टम होता है, तो उन सबका अलाय है, तो वहां पे इन्होंने ब्रीफ किया था बिफोर पुटिंग आउट द एलिगेशंस। तो चाहे यूएस हो, चाहे यूके हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, तो सबने यही बोला है दैट दे आर डीपली कंसर्न्ड। उन्होंने कोई साइड नहीं लिया, उन्होंने बोला है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पर क्योंकि चाहे यूएस हो, चाहे यूके हो, चाहे फ्रांस हो, दे डोंट एज ऑफ नाउ दे आर नॉट इन अ पोजीशन to affect their relationship with India because of anyone else. जैसे सर यूके ने तो क्लियरली बोली दिया कि it will not impact any of our business deals or whatever is happening with। बिल्कुल ऐसा ही यूएस का भी है, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया का भी है कि वो हमारे साथ रिलेशनशिप में भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, और उनको भी पता है कि इंडिया हैज बीन सच अ रिस्पांसिबल प्लेयर 1947 से, जब से हमारी आज़ादी हुई है अब तक हमने बहुत ही रिस्पांसिबली अपने आप को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर प्रेजेंट किया है। और ये एक सिर्फ और सिर्फ एलिगेशन जो है कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने लगाया विदाउट एनी क्रेडिबल एविडेंस, ये एलिगेशन है। अब इसमें वो क्यों एक तरह से अपने बायलैटरल रिलेशनशिप को टैकल करने की या प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, कि वहां पे उन्होंने उसके बाद बोल दिया कि हमने प्रोवोक नहीं किया है। पर इशू क्या है कि एक तो सबसे बड़ा इशू है लोकल पॉलिटिक्स, जो सबसे मेजर इशू है कि किस तरह से जो ट्रूडो की प्रॉब्लम्स है उनको घुमा फिरा के वो किसी और कंट्री को डाल सकते हैं, चाहे यूएस हो, चाहे यूके हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, उनके और इंडिया के रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे अगर हम इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिक्स, जो आपने स्पेसिफिक सवाल पूछा, कनाडा ने जब अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी निकाली थी तो उसमें उन्होंने ये कहा था दैट दे हैव टू वर्क और दे आर रेडी टू वर्क इन अ वेरी क्लोज मैनर एंड क्लोजली इन एसोसिएशन विद इंडिया। तो अगर हम इंडियन ओशन की पॉलिटिक्स को देखें, इंडियन ओशन जियोपॉलिटिक्स को देखें, तो उसमें वेस्ट अलायंस में कनाडा एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। पर
इंडो पैसिफिक में अगर हम देखें तो हमने बात की हुई है क्वाड की, जिसका ऑब्वियसली कनाडा पार्ट नहीं है, पर जो बाकी तीनों कंट्रीज हैं इंडिया के अलावा, वो सारे के सारे कनाडा के अलाइज हैं। बिल्कुल। तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत इंपैक्ट आए, पर लार्जर पिक्चर में कोई इंपैक्ट नहीं है, क्योंकि जो बाकी मेजर कंट्रीज हैं उनको पता है कि इंडिया कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस टाइम के ऊपर, जबकि पोलराइज्ड वर्ल्ड है। एक तरफ वेस्ट लेड ब्लॉक है, दूसरी तरफ चाइना लेड ब्लॉक है, और वेस्ट लेड ब्लॉक में इंडिया इस टाइम, जैसे G20 में भी देखा, G20 में भी देखा, तो G20 के हिसाब से या फिर इंडियन मिडल ईस्ट या यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर के हिसाब से भी देखा जाए तो इंडिया जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉक इस टाइम के ऊपर इंडो पैसिफिक में भी और वर्ल्ड लेवल पे उभर के सामने आया है। तो यहाँ पे जो नेट लॉस है वो देखो, ट्रस्ट का लॉस दोनों कंट्रीज के बीच में है, पर तो दोनों तरफ आएगा। नेट लॉस कनाडा का ज्यादा कह रहे हैं जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट हैं, रादर देन इंडिया। सर एक लास्ट मैं थोड़ी सी एक और मुद्दे को इसमें छेड़ना चाहूँगा, इंक्लूड करना चाहूँगा सर। फॉर एग्जांपल एज वी नो, इतनी लार्ज पॉपुलेशन कैनेडियन, जो इंडियन पॉपुलेशन, इंडियन ओरिजिन की पॉपुलेशन कनाडा में सेटल्ड है, दे आर लिविंग पीसफुली देयर। उन लोगों के अंदर भी सर, लाइक फॉर एग्जांपल देयर आर लॉट ऑफ न्यूज़ पीसेस गोइंग अराउंड के थ्रेट मैसेजेस जा रहे हैं या थ्रेट कॉल्स जा रही हैं या थ्रेट बैनर्स लगाए जा रहे हैं, जहाँ पर स्पेसिफिकली हिंदूज वर्सेस सिख्स के भी एलिमेंट को छेड़ा जा रहा है वहाँ पर। फॉर एग्जांपल इन अ कंट्री विच इज़ अ फॉरेन कंट्री, और वहाँ पर भी ये एलिमेंट जो है हिंदूज वर्सेस सिख्स का, वहाँ पर इस एलिमेंट को छेड़ा जा रहा है। Anything with respect to that, sir? How can it be a threat to India, and how can it be a threat to Canada per se, specifically? सर इसमें ऐसा है कि जब ये निज्जर की किलिंग हुई थी, तो उसके बाद भी हमने देखा था कि कनाडा में कुछ लोगों ने वेंडलाइज किया था टेम्पल्स को, तो उसके अगेंस्ट भी कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक्शन कोई खास लिया नहीं। इंडिया, अभी जो रिपोर्ट्स आई उसमें ये भी कहा गया है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ G20 समिट में जब उनकी बायलैटरल मीटिंग हुई थी, वहाँ पे भी ये कंसर्न रेज किया था कि जो खालिस्तान या एंटी इंडिया मूवमेंट है, इसको आपको कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि चाहे फिर वो निज्जर हो या उनका जो ग्रुप हो TTF, वो सब जो है वो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट लिस्ट में है। जी, इंडिया के हिसाब से दे हैव बीन डेजिग्नेटेड एज, तो इंडिया के हिसाब से टेररिस्ट हैं, तो उसके लिए हमने ये बोल रखा है, तो हमारे प्रधानमंत्री ने बोला, अब उसमें उन्होंने लोकली कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक है। तो जो वहाँ के अभी हिंदूज हैं या फिर जो कनाडा की इंडियन ओरिजिन का डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा है, उसके ऊपर ऑब्वियसली थ्रेट्स हैं, एक तरह से सिक्योरिटी सिचुएशन है, पर बल वहाँ के जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला कि उनको घबराने की जरूरत नहीं है, द गवर्नमेंट विल टेक द ड्यू एक्शन। और जो पर वहाँ के जो MP हैं, एक इंडियन ओरिजिन के हिंदू MP हैं, उन्होंने भी ये बात बोली है कि उन तक थ्रेट्स पहुंची हैं, क्योंकि जो वहाँ की KTF है या फिर सिक्स फॉर जस्टिस एसोसिएशन है, उन्होंने ओपनली वीडियो करके ये बोला है कि हम किसी ना किसी तरह से इम्पैक्ट डालेंगे इस रिलेशनशिप के ऊपर, क्योंकि ये जो है प्रॉब्लमेटिक है सिक्स फॉर जस्टिस के लिए और खालिस्तान मूवमेंट के लिए भी। पर इसमें कनाडा का डोमेस्टिक इशू फेस करना को मिलेगा, सोशल इम्पैक्ट होगा, सोशल डिसहार्मनी होगी, और जो लोग कनाडा को देखते हैं एज अ वेस्टर्न प्रोग्रेस्ड नेशन, जो उसकी तरफ जाते हैं, भागते हैं कि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इम्पैक्ट तो जरूर आएगा, क्योंकि मिसट्रस्ट जो है, सोशल डिसहार्मनी, खासकर माइनॉरिटीज में, किसी भी कंट्री के लिए सर बेनिफिशियल। बिल्कुल सर, इंडिया जैसे कंट्री में तो हमने इतने टाइम से ये चीजें देखी हैं, सो दिस विल बी अ न्यू लर्निंग आई थिंक फॉर कनाडा। बिल्कुल सर, तो सोसाइटल डिसहार्मनी होगा, और इंडिया के लिए जो ओवरऑल है वो हमारा बायलैटरल इशू ही इंपैक्टेड है, लार्जर जियोपॉलिटिक्स में या लार्जर ग्लोबल पॉलिटिक्स में इंडिया को ऐसा ज्यादा इंपैक्ट नहीं है। बिल्कुल सर, दैट्स इट सर, राइट। थैंक यू फॉर दिस डिस्कशन, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सर। तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई होप आपको ये समझ आ गया हो, और ऐसे ही हम वीडियोस लाते रहेंगे जहां पे हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द रीसेंट इश्यूज दैट आर डेवलपिंग इन द वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।